नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं लोक गायिका शीलू श्रीवास्तव जी, जो नशा मुक्त आंदोलन से भी जुड़ी हैं, नशा मुक्त भारत अभियान कौशल का, और वो लोक गायिका हैं। कैसे उन्होंने संगीत में अपना करियर शुरू किया, सामाजिक रूप से उनके योगदान हैं, उनकी अपनी संस्था है जो संगीत को बढ़ाने का काम करती है, और फिर वो नशा मुक्त भारत अभियान कौशल का के साथ जुड़ी। उनका एक गाना है जो थीम सॉन्ग है, वो जल्द ही रिलीज़ होने वाला है। तो इन सब मुद्दों पे आज हम बात करेंगे शीलू श्रीवास्तव जी से। नमस्कार। नमस्ते सर। और बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपका भी धन्यवाद। आपकी जो संगीत की यात्रा रही, म्यूज़िक में आपने करियर कैसे बनाने का सोचा? जी जी बिल्कुल। सर, इसकी मैं आपको बात बताऊं कि शुरुआत क्या थी मेरी। वैसे मेरा घर बख्शी तालाब के पास गांव पड़ता है, मवई कला, मवई खंतारी मेरा गांव है। हाँ। और मेरी जो स्कूलिंग है वो 9th to 12th बख्शी तालाब इंटर कॉलेज से हुई है, बीकेटी इंटर कॉलेज। हाँ। उससे पहले मैं जूनियर हाई स्कूल अस्ती में पढ़ी हूँ। तो पहले जो घर परिवार में अक्सर होता नहीं कि कोई बच्चा अगर थोड़ा सा गाता है या कुछ होता है तो धीरे धीरे शुरुआत घर से होती है। तो मेरे घर में ही मेरी दूसरी फैमिली, मेरी ताऊ जी की फैमिली, उनके यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी का वो होता रामडोल जो रखा जाता है। तो गांव में कीर्तन मंडली होती थी जन्माष्टमी में। तो घर में ही धीरे धीरे मेरा गाने का शौक था, तो मैंने शुरुआत धीरे धीरे अपने घर से ही करी। मेरे जो संगीत के सबसे पहले गुरु थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, महेंद्र विक्रम सिंह उनका नाम था, राजा सिंह के नाम से वो फेमस थे। अच्छा। तो हम लोग के भाई लगते थे, गांव के थे, और वो संगीत मतलब कीर्तन वीर्तन बहुत अच्छा गाते थे। तो धीरे धीरे जब मुझे गाने का शौक था तो स्कूलों में 15 अगस्त 26 जनवरी को छोटा छोटा पार्टिसिपेशन करती थी। तो ये हुआ कि प्रोत्साहन मिलता था अपने गुरुजनों का। मेरे गुरुजी हैं जिनसे मैंने हिंदी पढ़ा है, मन्नू लाल जी, तो उनसे मुझे जो है काफ़ी मतलब प्रोत्साहन मिलता था, छोटी छोटी कविताएं। फिर घर से मुझे कीर्तन गवाया गया, मतलब उस कार्यक्रम में कृष्ण जन्माष्टमी पे मैं घर में, तो लोग सुनते थे, तारीफ करते थे कि अच्छा गाती है, बढ़िया गाती है। तो जो राजा सिंह जी थे उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि चाची ये अच्छा गाती है, इसको आगे। और वो दौर ऐसा था, मान के चलिए कि 20-22 साल पहले का, जब लोग संगीत को बहुत अच्छा नहीं मानते थे। आज तो संगीत की बहुत ही अच्छी मतलब एक हो गई कि हर कोई चाहता है और हर फैमिली से लोग बच्चों को सिखाना चाहते हैं। लेकिन 20-22 साल पहले का जो था, लोग बहुत अच्छा नहीं मानते थे। और खासकर गांव के माहौल में मेरे जो बड़े पापा ताऊ जी थे वो रजिस्ट्रार कानूनगो थे और कायस्थ फैमिली से थी, तो थोड़ा सा और भी था कि जो है नहीं। लेकिन ये है कि गांव घर से सपोर्ट मिला। फिर उन्होंने, राजा सिंह जी ने मेरी मम्मी को कहा कि चाची इसको गाने दीजिए, बहुत अच्छा गाती है। फिर शायद उनको भी लगा, जब बाहरी लोग तारीफ करते हैं आपके पेरेंट्स के सामने, तो उनको कहीं से लगता है कि हाँ शायद। तो मुझे बस गाँव से ही मैंने शुरुआत करी। फिर धीरे धीरे मेरे पिताजी की डेथ बहुत पहले हो गई थी, मैं 2 साल की थी। जी जी। और उसके बाद फिर फैमिली में मैं, मेरी मम्मी और मेरी बड़ी बहन थी। और उसके बाद मैं 12th में जब आई तो उस टाइम सडनली मेरी मम्मी को कैंसर हो गया, उनकी डेथ हो गई। मैं उस टाइम गांव में ही रह रही थी बख्शी तालाब पे। और मम्मी की डेथ, वो उससे पहले तो मैंने कुछ प्लान अलग किया था कि कुछ मतलब, क्योंकि लोग थोड़ा पढ़ाई में भी मैं ठीक ठाक थी, तो लोग काफ़ी प्रोत्साहन देते थे कि तुम्हें ये, अब चूँकि जो ताऊ जी थे वो एक अच्छी पोस्ट पे थे, तो मेरे भी मन में था कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा। लेकिन परिस्थितियाँ जब कभी आपको मोड़ देती, खुद आप नहीं सोच सकते कि क्या करना है, क्या लिखा है, ये नहीं सोच सकते। फिर क्या रहा कि मैंने 12th में जब मम्मी की डेथ हो गई तो मैं आ गई यहाँ ठाकुरगंज चौक। मेरी मौसी रहती हैं, क्योंकि पापा भी नहीं थे, और उसी साल मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी। अब मेरे पास कोई नहीं था जिसके मैं मतलब मैं कहाँ रहूँ, कैसे, मतलब वो परिस्थिति ऐसी थी कि ये नहीं समझ में आ रहा था कि अब क्या होगा। क्योंकि जब कोई नहीं था आपके लिए सपोर्ट में, मतलब कोई नहीं बचा जो मैं किसके संरक्षण में रहूँ। तो मेरे सामने बहुत बड़ा, और चूँकि पापा जो थे वो भी किसी जॉब वॉब में नहीं थे, गांव में ज़मीन थी, वो सब करते थे, तो कुछ बहुत स्ट्रांग मेरे पास सपोर्ट नहीं था। ज़मीन थी गांव में, लेकिन ज़मीन से अकेले मैं कुछ नहीं कर सकती थी। फिर क्या हुआ कि 12th में मैं आके फिर मौसी के पास रही ठाकुरगंज में। मेरे मौसा जी हैं पवन कुमार भटनागर जी, और तो मौसी के पास में, मनोज भटनागर उनका नाम है, तो सबसे छोटी मौसी के पास मैं आके रही। और यहीं से फिर मैंने क्या किया कि मैंने प्रोग्राम करने शुरू किए। मैंने शुरुआत में थोड़े कीर्तन भजन, मैंने बताया आपको। अच्छा। कि तो मेरी पहचान एक, जैसे बख्शी तालाब पे मैं पढ़ती थी, वहाँ पे एक स्कूल में भी मेरा नाम हो गया। उसमें क्या था कि जैसे फेयरवेल पार्टी होती थी तो मेरे से सीनियर लोगों की होती थी, लेकिन गाने के लिए वो लोग मुझे हायर कर लेते थे कि तुम हमारी तरफ से गा देना। तो मेरे पूरे बख्शी तालाब में, मतलब मेरे कॉलेज में और मेरे क्षेत्र में, मतलब मेरी जो पहचान बन गई। तो जैसे कि छोटे छोटे कीर्तन होती या कुछ भी, तो मैं अपने बख्शी तालाब एरिया में मैं पहचानी जाने लगी थी। लोग मुझे मतलब एक गायिका के रूप में जानने लगे थे।
तो उसका फिर, और जब 12th में जब मम्मी की डेथ हो गई तो मेरे पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं बचा। ये हुआ कि अब क्या किया जाए। तो कुछ लोग मुझे जानते थे, तो वहाँ से फिर धीरे धीरे मैं यहीं बख्शी तालाब पे मड़ियाओं में एक लोग रहते थे, मोहित गुप्ता नाम है, अभी एडवोकेट हैं। तो उनका जागरण ग्रुप था। मैंने धीरे धीरे, मतलब वो मेरी ज़रूरत थी उस टाइम। मैं कह सकती हूँ कि शौक अलग होता है, ज़रूरतें अलग होती हैं, है ना। तो मैंने फिर उनके जागरण ग्रुप में धीरे धीरे गाना शुरू किया। मौसी के पास में रहती थी, मेरे मौसी मौसा का बहुत सपोर्ट था मेरे लिए। फिर धीरे धीरे ये जर्नी बढ़ती गई। फिर मैंने भातखंडे में, मतलब फिर ये लगा कि जब यही सीखना है मुझे सपोर्ट के, क्योंकि उस टाइम कंडीशन ऐसी थी कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं और किसी चीज़ के बारे में क्या सोचूं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि किसी बड़े टारगेट को करने के लिए पॉसिबिलिटी, जब अगर आपके पेरेंट्स, आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको आगे ले जाने के लिए, और फिर मैं तो उस टाइम अकेले थी, मेरे पास कोई सपोर्ट ही नहीं था। तो फिर मैंने भातखंडे एडमिशन लिया वहाँ पर। धीरे धीरे फिर ग्रुपों में गाना शुरू किया। डिलाइट म्यूजिकल ग्रुप था, परमानंद वर्मा जी हैं दद्दा, उनका ग्रुप था, वहाँ से मैंने ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम्स किए। और फिर धीरे धीरे करके मेरा काफ़ी, मतलब और विगत अभी 10 से 12 साल हो गए जो मैं खुद इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, मतलब मेरे अपने प्रोग्राम होने लगे। और ये जर्नी बढ़ती गई। बस ये लगता है कि मैंने म्यूजिक में ग्रेजुएशन किया था और सेकेंड ईयर था जब मेरी शादी हो गई। तो अब फैमिली में, चूंकि यहाँ बड़ी बहू थी, अब दोनों चीजें मैनेज करना, मतलब एक सामने टफ टास्क आया कि अब, क्योंकि काफी पहले से प्रोग्राम, अब मेरे लिए छोड़ना भी कठिन था और चीजें मैनेज कैसे करूँ। फिर क्या हुआ कि मैंने यहीं से क्लासेस, फैमिली से काफ़ी सपोर्ट था। मेरा हस्बैंड है अमित, पूरा शहर जानता है, मुझसे ज़्यादा लोग अमित को जानते हैं और इस रूप में जानते हैं कि शीलू का जो सबसे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो अमित का है। इतना जो भी कुछ कर पाई, क्योंकि अमित ने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया हर जगह। और फिर यहीं से मैंने अपना पढ़ाई, और अभी मेरा पीएचडी, फोक से पीएचडी करने का प्लान है। तो मैंने मास्टर्स फिर से कंटिन्यू किया। राष्ट्रीय कथक संस्थान पढ़ता है, तो वहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से म्यूज़िक का वो लोग करा रहे हैं। अच्छा। तो मैंने फिर से, मतलब मास्टर्स कंटिन्यू किया अभी 2 साल पहले। अभी मेरा लास्ट सेमेस्टर है। तो मेरे से बहुत सारे जूनियर बच्चे हैं, रिभू, श्रिया, मोहित, नमन, सब मेरे से काफ़ी जूनियर हैं, लेकिन वो एक फैमिली की तरह। टीचर है मीना वर्मा जी, अर्चना कुशवाहा जी, बहुत सपोर्ट करते हैं वो लोग। अच्छा, आपने जो एनजीओ बनाया संगीत को आगे बढ़ाने की, वो क्या है? सर, ये मेरी संस्था है संजीवनी एजुकेशनल सोसाइटी। तो अब धीरे धीरे एक इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद, मतलब समाज के, क्योंकि आदमी किसी भी चीज़ को रिलेट तब कर पाता है जब उन फेज से गुजरा हो। मुझे लगता है बेहतर सबसे ज़्यादा वही समझ सकता है। तो चूंकि गांव से मैं रिलेटेड थी और एक बहुत सारी चीज़ों को मतलब फेस करके मैं यहाँ तक पहुँची, तो मैंने संस्था को इस हिसाब से, और जब आदमी थोड़ा सा कहीं इस पायदान पे पहुँचता है कि आप अपनी बात को उन लोगों तक खुद अगर न कर पाओ, तो कम से कम एक माध्यम बन गया है कि उन तक मैं लोगों की बातें पहुँचा सकूँ। तो मैंने संस्था को बनाया है कि जो लोग मतलब डिसेबल हैं, और सबसे मेन चीज़, चूँकि आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे टाइम में तो मैंने बहुत संघर्ष किया, सारी चीज़ें थी, लेकिन आज मैं, मतलब माता सरस्वती की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, कि मैं चाहती हूँ कि जो भी ज़रूरतमंद हो, क्योंकि जिस तरह म्यूज़िक ने मुझे सपोर्ट किया, आज मैं ईश्वर की कृपा से अपनी जगह पे स्टेबल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मतलब ज़रूरतमंद लोग हैं, मैं अपनी संस्था के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण देती हूँ। अच्छा। और मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी ज़रूरतमंद हो, लड़के लड़कियाँ जिनको संगीत में सीखकर आगे करियर बनाना है, अपनी जीविका के लिए वो करना है, तो मैं निःशुल्क मतलब सिखाने का संस्था के द्वारा, और सोशल अवेयरनेस है, जो भी छोटे मोटे मुझसे जो हो सकता है, संस्था मेरी काम कर रही है। नशा मुक्त भारत अभियान कौशल का, जी, इसके साथ कैसे जुड़ी? सर, इसके साथ जुड़ने के 2-3 कारण है, मैं आपको बारी बारी से बताती हूँ। सबसे पहला एक रीज़न क्या है कि नशा शब्द ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि मेरी जो सोशल मीडिया की रीच है, मैं एक पोस्ट डालती हूँ FB पर, वो 200-250-300 कमेंट क्रॉस कर जाती है। मतलब लोग इतना मुझे मतलब फॉलो मतलब करते हैं, पसंद करते हैं, कहिए कि जो भी है। तो छोटी सी पोस्ट, और नशा शब्द ऐसा है कि मैंने बहुत बार इस चीज़ को देखा कि लोग सब कुछ जानते सुनते हुए भी उस चीज़ को सुनना नहीं चाहते। मतलब ये बड़ी विडंबना है, क्योंकि नशे का मतलब ये है कि नशा भी तरह तरह का है और सबका अपना, और इस मुद्दे पर लोग खुलकर बात नहीं करना चाहते, बना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज़ को प्लेटफॉर्म पे लाने की हिम्मत होनी चाहिए। कोई भी, मैं कह रही हूँ, एक फीमेल है, अगर उसका हस्बैंड ड्रिंक करता है तो बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए कि वो सोशल प्लेटफॉर्म पे आके कहे कि मेरा पति जो है, मेरा हस्बैंड मतलब ड्रिंक करता है, पीता है। बड़ी हिम्मत चाहिए इसके लिए। तो इसके पीछे रीज़न क्या था, मैं आपको सबसे पहला बताऊं कि मेरे घर में मेरे ताऊ जी के बेटे थे, दिनेश चंद्र श्रीवास्तव नाम था उनका, तो वो सबसे छोटे थे। वो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक थे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब लगभग हर तरह का नशा करते थे, जाने उनकी संगत, क्योंकि ताऊ जी रजिस्ट्रार कानूनगो थे
और उन्होंने CMS की सबसे पुरानी ब्रांच स्टेशन रोड पे उनको पढ़ाया था, लिखाया, हर एक अच्छी पोस्ट पे थे, अच्छी फैमिली से। लेकिन उनकी संगत कुछ इस तरह की बिगड़ गई कि वो हर तरह का नशा करने लगे और आखिरकार एक समय ऐसा आया, आज से लगभग 20 साल पहले की बात है, उनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां, 1 बेटा है। बच्चे सब बहुत छोटे छोटे थे वो, और उन्होंने नशे की इस तरह से हद क्रॉस कर दी कि उसी से आज 20 साल हो गए, वो कहाँ लापता हो गए, मतलब इस दुनिया में तो नहीं है, ये तो हम लोग बिल्कुल श्योर हो गए, लेकिन उसी संगत के लोगों ने उनको ले जाके मार दिया कि क्या हुआ। तो वो एक ऐसा झटका था, उनके 4 बच्चे थे, उनकी पत्नी, मतलब बहुत तरह की परिस्थितियों का सामना किया, बहुत दिक्कतें, तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी घटना थी। रीज़न ये था कि सबसे बड़ी बात तो ये, अब इन सब मुद्दों पर कोई आवाज उठाए तो क्या उठाए, किससे कहे कि तुम शराब ना पियो, दारू ना पियो, कौन सुनेगा। और जब कोई बड़ा व्यक्ति, हर कोई इंतजार करता है कि कोई ना कोई आए आगे जो, तो ये हमारे माननीय मंत्री जी कौशल किशोर जी ने, सबको पता है, उन्होंने इस बात की हिम्मत करी और वो आज इस जगह पर हैं कि उनकी बात को लोगों ने सुना और उन्होंने स्वयं अपना बेटा नशे के उसमें खोया है, सबको मालूम है, आप सबको जानते होंगे सब लोग। जब ये प्लेटफॉर्म मैंने देखा तो मुझे लगा कि मैं कुछ अगर नहीं कर सकती तो कम से कम इसमें एक पार्टिसिपेशन, कह सकते हैं कि एक लोक गायिका होने के नाते, एक समाज के नागरिक होने के नाते जो भी मैं अपना योगदान दे सकूं तो मैं जुड़ी। और इसमें जोड़ने का श्रेय जाता है हमारे बख्शी तालाब के जो है वो जर्नलिस्ट भी हैं, मीडिया प्रभारी हैं और अभियान कौशल का के जो है संयोजक है नागेंद्र बहादुर सिंह चौहान, उनको मैं दादा कहती हूँ चूँकि हमारे बख्शी तालाब के हैं। तो उनसे मैंने संपर्क किया और एक के अवस्थी जी हैं, वो हमारे यहीं रहते हैं अलीगंज में ही। तो इन लोगों के माध्यम से मैं मतलब मिली और दादा नागेंद्र बहादुर चौहान जी ने मुझे फिर इस अभियान से जोड़ा, चूँकि वो प्रभारी हैं, सब देखते हैं, तो उन्होंने, और खुद अच्छे राइटर भी हैं, तो उन्होंने मुझे मतलब चूँकि मेरे बारे में जानते थे कि आर्टिस्ट हूँ, मैंने कहा दादा मेरा ऐसा ऐसा है, मैं जुड़ना चाहती हूँ अभियान से। उन्होंने ले जाके मंत्री जी से मिलवाया। फिर नागेंद्र बहादुर दादा की एक प्रेरणा थी, कहने लगे तुम आर्टिस्ट हो और तुम एक गीत लिखो, मतलब कुछ ऐसा करो कि इस गीत के माध्यम से मतलब लोगों को जागरूक करने का काम करो। करके मतलब इसको किसी, जैसे कहते हैं कि राइटर जब कुछ लिखता है तो अपने मन में एक कल्पना कर लेता है कि मुझे किस पात्र को ध्यान में रख के कुछ करना है। तो मैंने इस सारी चीजें, चूंकि ये सोशल एक परेशानी समस्या थी सामाजिक, तो मैंने इस सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए एक खुद से, मैंने कहा किसी और से लिखाऊंगी गाना तो शायद वो चीज मुझे न मिल पाए, भाव ना आए, और मैंने वो चीजें जो माननीय मंत्री जी के साथ हुआ, हमारे परिवार के साथ, तो मैंने उसको एक गीत का रूप दे डाला, खुद से लिखा। और आपको बताऊं कि माँ सरस्वती की कृपा है कि शब्द इतने अच्छे मिलते गए कि सेम लग रहा था कि सिर्फ उन्हीं पे बना है। अच्छा। तो मैंने नशा मुक्त भारत हो अभियान कौशल का, इस पे एक गीत लिखा और फिर इसको मैंने, ये हुआ कि जब इतना अच्छा गाना लिख गया है तो इसका म्यूजिक, तो म्यूजिक सचिन गुप्ता जी हैं, दिल्ली के बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो उनको संगीत का काम दिया गया। सचिन गुप्ता जी, उन्होंने इसका म्यूजिक बनाया। एक थोड़ा टाइम लिया, कहने लगे जब अच्छा कुछ करना है थोड़ा टाइम चाहिए शीलू जी, और उन्होंने दिल्ली में ही रिकॉर्डिंग कराई। सचिन गुप्ता जी सागर स्टूडियो में, और कृष्णा जी हैं, उन्होंने मेरे साथ गाया है। बहुत अच्छा गीत बन गया है। आर्टिस्ट होने के नाते मेरा एक कंट्रीब्यूशन है इस अभियान में। अच्छा, और बाकी आपको किस तरीके के गाने गाने पसंद हैं, आपके जो सुनने वाले हैं, अब वो क्या आपसे सुनना चाहते हैं? देखिए मैं बताऊं कि जो मैंने शुरुआत करी थी तो मैंने भजन गायिका के रूप में शुरुआत करी थी, जागरण भजन इस तरह से। फिर धीरे धीरे आकर एज एन आर्टिस्ट, मेरा मानना है जहाँ तक, देखिए आर्टिस्ट क्या होता है ना कि कुछ लोग टाइप्ड होते हैं, एक मतलब विधा विशेष में बंधे होते हैं, लेकिन जो मेरी पसंद है, मैं हर तरीके के गाने गाना पसंद करती हूँ। एज एन आर्टिस्ट आपको वर्सटाइल होना चाहिए, वर्सटैलिटी जो है आपकी, आपको आपके प्रोफेशन में भी बहुत काम आती है। हम लोग क्या होता है कि कोई प्रोग्राम मान लीजिए करने गए तो कभी दिमाग में ये डिसाइड करके नहीं हो पाता है कि यही गाना ही गाना है। अच्छा। ये तब हो सकता है कि हम शुरुआत के हमने 2 गाने गाए तो जो हमारे दिमाग में, हमारे, और चूंकि म्यूजिशियन भी रहते हैं, एक तालमेल होता है गाने का, म्यूजिशियन का, सिंगर का, तो ये होता है कि शुरुआत के 2 गाने हमने अपने तरीके के गाए, फिर डिपेंड करता है कि ऑडियंस क्या चाह रही है। फिर और मैं एज एन आर्टिस्ट, मैं, मेरा लाइट म्यूजिक, बॉलीवुड भी मैं गाती हूँ और लोक संगीत का भी है। लोक संगीत में जो भी विधाएं हैं, और आज की डेट में जो लोग मुझे पसंद करते हैं, मैं अपनी लोक संगीत को बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए कि लोक संगीत आपका मतलब आपको अपनी माटी से जुड़े होने का एहसास कराता है कि भारतीय संस्कृति, कला, कल्चर क्या है। तो मैं इन सब चीज़ों को आजकल काफ़ी मतलब मुझे भी पसंद है और मैं मतलब चाहती भी हूँ कि ये पूरी दुनिया तक पहुँचे। अच्छा, कुछ एक पसंदीदा 2 लाइन सुना दीजिए। बिल्कुल। एक ये कजरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और पारंपरिक लोकगीतों में कजरी का बहुत महत्व है जी। और ये एक अवधी की बहुत ही सुप्रसिद्ध लेखिका हैं विनीता मिश्रा जी,
जिन्होंने लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है। और इसको 2 रागों में कंपोज किया गया, क्योंकि गीत संगीत और ख़ासकर लोक संगीत जब उसको राग में निबद्ध करें तो बहुत ही सुंदरता उसकी बढ़ जाती है। हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं राहुल प्रताप जी ने, तो इसको 2 रागों में बांधा है। शुरुआत राग देश में है और बाद में चारुकेशी। ये जल्दी ही 2-3 दिन बाद मेरा वीडियो आने वाला है। अच्छा। तो मैं आपको थोड़ा सा इसी की झलक सुनाती हूँ। जी। अब के मेघ अटरिया बरसे, अब के मेघ अटरिया बरसे, सावन भीजे बदरिया तरसे, सावन भीजे बदरिया तरसे, अब के मेघ अटरिया बरसे, अब के मेघ अटरिया बरसे, बाबुल डोला मोरा अब न मंगाओ, बाबुल डोला, हे बाबुल डोला, हाँ बाबुल डोला, बाबुल डोला मोरा अब न मंगाओ, मुझसे ना अंगना मोरा छुड़ाओ, मुझसे ना अंगना मोरा छुड़ाओ, अब के मोरा मन नए हर को तरसे, अब के मोरा मन नए हर को तरसे, अब के मेघ अटरिया बरसे, अब के मेघ अटरिया बरसे, सावन भीजे बदरिया तरसे, सावन भीजे बदरिया तरसे, अब के मेघ अटरिया बरसे, अब के मेघ अटरिया बरसे। वाह, बहुत धन्यवाद। ये बहुत सुंदर कजरी है और मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी से गुजारिश करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, निवेदन करूंगी कि आप लोग इसको ज़रूर सुने, क्योंकि ये मेरा पर्सनल अपना कंटेंट है और इसमें संगीत का संयोजन बहुत खूबसूरत आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि सारे लाइव रिदम बजे हैं। छोटे भाई योगेश पांडे जो बहुत ही अच्छा उन्होंने ढोलक का बजाई है इस पर, और दिलीप साहू जी ने बहुत अच्छा मैनुअल रिदम, ऑक्टोपैड और जितने भी साइड रिदम हैं, राहुल प्रताप सिंह जी ने म्यूज़िक दिया है। बहुत ही अच्छा ये कंटेंट बना है और आप सब इसको ज़रूर सुनिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत गाया आपने। और तो दोस्तों, ये थी शीलू जी के साथ मुलाकात। जो शीलू श्रीवास्तव जी हैं, लोक गायिका हैं, उनके 2 छोटे छोटे शिष्य हैं, आंजनेय प्रकाश तिवारी और आराध्या। ये दोनों, ये आंजनेय क्लास 4th में पढ़ते हैं CMS में और आराध्या क्लास 3rd में। हम बात करेंगे लोग क्या सीख रहे हैं और क्या इनके अंदर संगीत की जो प्रतिभा है। आंजनेय, सबसे पहले आपसे बातचीत करेंगे। आपने कब सीखना शुरू किया था और क्या सीखा अभी तक? मैंने अभी तक सीखा है सारेगामा, और अभी मैंने जैसे ऐसे भगवान के गाने सीख रहा हूँ मैं। अच्छा। उनका नाम होली में हम लोग ने गाया था, होली खिले रघुवीरा। हाँ। और हम लोग ने एक माता सरस्वती का गाना गाया था, और फिर हम लोग ने दूसरा गाया था जहाँ डाल डाल पर सोने की। और फिर हम लोग ने गायत्री मंत्र भी गाया था और बजाना भी सीखा था। अच्छा, आराध्या, तुमने क्या क्या सीखा? मैंने पहले वही सारेगामा सीखा, फिर मैंने गायत्री मंत्र सीखा, फिर मैंने थोड़ा माता सरस्वती का गाना सीखा, फिर हम लोग ने जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया सीखा, फिर उसके बाद हम लोग ने शिव शंकर चले कैलाश सीखा। अभी सावन चल रहा है, तो हम लोग ने शिव शंकर का गाना प्रिपेयर किया है। अच्छा। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदियाँ पड़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश, यहाँ पड़ने लगी, गौरा जी को भाई हरी हरी मेहंदी, गौरा जी को भाई हरी हरी मेहंदी, शिव शंकर को भाई भांग बूंदियाँ
पढ़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश, यहाँ पढ़ने लगी। आपने देखा कि उन्होंने किन परिस्थितियों में अपना करियर शुरू किया और उनके अंदर लगन थी, मेहनत थी और एक अच्छा काम करने का जज्बा कहाँ से कहाँ करियर को लेके आता है। शुक्रिया, धन्यवाद।